इंग्लिश ग्रामर के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे केसेस के बारे में, जानेंगे कुछ रूल्स के बारे में और लास्ट में देखेंगे एक्सरसाइज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर की इस क्लास में आज हम देखेंगे केसेस के बारे में, चर्चा करेंगे केसेस के रूल्स क्या होते हैं और कहाँ पे इनका सही तरीके से उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ लास्ट में हम देखते हैं कुछ एक्सरसाइजेज के बारे में, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, रूल्स को समझने की कोशिश करिएगा। मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सारे रूल्स समझा सकूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हमारे इंग्लिश ग्रामर में नाउन में अगर हम देखते हैं केसेस को, तो 4 तरह के मेनली केसेस होते हैं। पहला जो होता है केस, उसे हम सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो केस होता है वो कौन सा होता है? ऑब्जेक्टिव केस, जिसे ऑब्जेक्टिव केस के नाम से हम जानते हैं। तीसरा जो केस होता है वो पॉजेसिव केस होता है, और जो चौथा केस होता है वो कौन सा होता है? वोकेटिव केस। अब जो हमारे एग्ज़ाम में प्रॉब्लम्स आती हैं वो इन तीनों केसेस से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं होती हैं, ना तो इसमें कुछ ज़्यादा खास होता है। जो मेन प्रॉब्लम होती है वो पॉजेसिव केस में ही होती है। यहीं से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉमन एरर के, या एरर फाइंड करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो पॉजेसिव केस से ही आते हैं। हमको इन्हीं के नियम के बारे में जानना होगा कि पॉजेसिव केस में कहाँ कहाँ पे कैसे नियम क्या क्या लगते हैं, और इनके रूल्स अगर हम सीख जाते हैं तो हमारे लिए बहुत ही आसान होगा इनसे जुड़ी एरर्स को फाइंड करना, ठीक है। तो पॉजेसिव केस अगर सिंपल टर्म में समझा जाए तो पॉजेसिव केस का मतलब क्या होता है कि जो स्वामित्व को दिखाएगा, स्वामित्व या अधिकार क्षेत्र को जो बताए कि किसी भी वस्तु पे अगर आपका अधिकार है। जैसे आप कहते हैं कि ये मेरा पेन है, तो आप क्या कहते हैं? दिस इज़ माई पेन। तो पेन के ऊपर आपका अधिकार दिखाता है। तो पॉजेसिव केस क्या होगा इसका, कि जो अधिकार आपको दिखाएगा, कि आपका ही नहीं किसी और का भी अगर अधिकार दिखाता है तो पॉजेसिव केस के अंदर उसे लिया जाएगा। तो किसी भी शब्द को पॉजेसिव केस में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, तो उस कन्वर्ट करने के लिए एक सबसे सिंपल तरीका हम क्या यूज़ करते हैं कि शब्द के आखिरी में हम एपोस्ट्रोफी और एक एस लगा देते हैं, जिससे वो शब्द क्या हो जाता है? पॉजेसिव केस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं क्या, एक सेंटेंस में लिखता हूँ, दिस इज राम्स पेन, कि ये क्या है? राम का पेन है। ये जो एपोस्ट्रोफी और एस लगा है, ये क्या बताएगा? पोजीशन को बताएगा कि ये जो पेन है वो किसका है। एपोस्ट्रोफी एस किसके साथ लगा है? राम के साथ लगा है, मतलब ये पेन किसका है? राम का है। इसका मतलब क्या होता है? काकी के जो हम ऑफ के लिए यूज़ करते हैं वही सेम काम इसका एपोस्ट्रोफी और एस का भी होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब पॉजेसिव केस हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करेंगे, उससे रिलेटेड रूल्स क्या हैं, ये हमारे लिए समझना इम्पॉर्टेंट होता है, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम हर जगह एपोस्ट्रोफी एस आखिरी में लगा देंगे और वो पॉजेसिव केस में बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम रूल्स की चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं रूल्स क्या क्या हैं। देखिए, रूल नंबर वन क्या कहता है? व्हेन अ नाउन कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड्स द पॉजेसिव साइन इज अटैच्ड ओनली टू द लास्ट वर्ड। जब आपके पास बहुत सारे नाउन्स हों एक साथ लगे हुए, तो जो पॉजेसिव साइन होता है या एपोस्ट्रोफी एस का जो साइन होता है वो हमेशा जो सबसे आखिरी का वर्ड होता है उसके साथ लगा होना चाहिए। बीच में या पहले या हर एक वर्ड के साथ ऐसे नहीं होता कि आप हर एक वर्ड के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिए, सब क्या होगा? एकदम गलत होगा यूज़, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या दिया गया है, देखिए, इनकरेक्ट है ये। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया इमोशनल स्पीच गेट मिक्स्ड रिएक्शन। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, बताने की कोशिश की जा रही है कि जो भारत के प्रधानमंत्री उनकी जो इमोशनल स्पीच है उसके बारे में चर्चा की जा रही है। तो कई बार लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम एपोस्ट्रोफी एस को यहाँ पे लगा देंगे तो कहीं ये पूरे इंडिया के बारे में तो बात नहीं होगी। तो बिल्कुल नहीं है, पूरे इंडिया के बारे में बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये पूरा का पूरा ये एक फ्रेज़ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये पूरे फ्रेज़ के बारे में बात की जा रही है, तो इसीलिए एपोस्ट्रोफी जो एस है वो कहीं भी बीच में नहीं लगेगा, हमेशा सबसे आखिरी आने वाले सेंटेंस के लास्ट में लगेगा। करेक्ट सेंटेंस देखिए क्या है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज़। अब यहाँ पे देखिए, इंडिया के आखिरी में जाके एपोस्ट्रोफी एस लगा है, जो कि क्या है? करेक्ट यूज़ है। ये आपका इनकरेक्ट यूज़ था।
इमोशनल स्पीच गेट मिक्स्ड रिएक्शन। ठीक है, तो हमेशा आप भी याद रखिएगा कि जब आपके पास बहुत सारे नाउन्स हों जो एक तरह लगे हों या पूरा फ्रेज हो ऐसा, तो हमेशा आखिरी में जाके आपको एपोस्ट्रोफी एस को ऐड करना है। आई होप आपको ये पहला रूल सिंपल सा समझ में आया होगा। इसी तरह के रूल्स हैं, अगर आप समझ लेते हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करना पॉजेसिव केस में। नेक्स्ट बात करते हैं, अब ये क्या है, रूल 2A, इसका एक बी पार्ट भी है। देखिए, द पॉजेसिव केस इज़ जनरली यूज्ड विद द नेम ऑफ लिविंग थिंग्स, कि जो पॉजेसिव केस होता है या एपोस्ट्रोफी एस होता है वो सामान्यतः किसके साथ यूज किया जाता है, नेम ऑफ लिविंग थिंग्स। जो भी लिविंग थिंग्स हैं, मतलब जो भी जिंदा वस्तुएं हैं, जिंदा चीज़ें हैं, उन्हीं के नाम के साथ हम पॉजेसिव साइन का यूज करते हैं। जैसे इनकरेक्ट यूज़ यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द टेबल्स लेग वॉज ब्रोकन। अब बोलने में देखने में तो आपको लगेगा कि इसमें गलती क्या है, द टेबल्स लेग वॉज ब्रोकन मतलब टेबल का पैर टूटा हुआ था। तो टेबल का पैर एकदम बोलने में भी कुछ गलती नहीं है, लेकिन यहाँ पे बात क्या आ जाती है कि टेबल क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, ये क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, कोई लिविंग थिंग नहीं है, तो इसीलिए हम इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, द लेग ऑफ टेबल। इसको ऐसे पूरा बोलना पड़ेगा, टेबल्स लेग ऐसे हम नहीं बोल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये क्या है, रूल 2A। इसका 2B रूल क्या कहता है कि हम नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बट इफ़ नॉन लिविंग थिंग्स आर पर्सोनिफाइड दे आर यूज्ड इन पॉजेसिव केस, कि अगर नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं उनका पर्सोनिफिकेशन किया जाता है। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में क्या कहेंगे, मानवीकरण। अगर उनका मानवीकरण किया जाता है तब हम उसके साथ भी पॉजेसिव केस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मानवीकरण हम लोग करते हैं प्रकृति का, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेचर्स लॉ, प्रकृति का नियम। अब नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं, जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनके द्वारा नियम्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं प्रकृति का नियम बहुत ही कठोर है, या इस तरह की जो चीज़ें बात करते हैं, तो हम प्रकृति को भी एक लिविंग थिंग की तरह ही ट्रीट करते हैं कि वो भी उसके नियम बहुत ज़्यादा कठोर हैं, किसी को बख्शती नहीं है। ठीक है, तो जब भी हम इस तरह पर्सोनिफिकेशन करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स का, तो उसके साथ भी हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। वहाँ पे आपको छूट मिल जाती है। लेकिन अगर उसका प्रयोग पर्सोनिफाइड नहीं है, ठीक है, पर्सोनिफाइड नहीं है, तब हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो वो क्या होगा, गलत होगा। तो इसके एग्जांपल में मैंने लिख दिया है, जैसे देख लीजिए, नेचर्स लॉ, फॉर्च्यून्स फेवरेट, डेथ्स आइसी हैंड, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं। हम जैसे मौत का भी हम क्या करते हैं, मानवीकरण करते हैं, मौत से कोई बच नहीं सकता, मौत हर जगह आपका पीछा करती रहती। मौत या डेथ ऐसी कोई लिविंग थिंग्स नहीं है जो आपका पीछा करे, ऐसा कुछ करे। जब हम उसका पर्सोनिफिकेशन करेंगे तो हम उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं, वहाँ पे आपको छूट मिली हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन टू नाउन्स आर इन अपोजिशन द पॉजेसिव साइन इज पुट टू द लेटर ओनली, कि जब भी दो नाउन अपोजिशन में हो, तो सबसे पहले यहाँ पे बात क्या होती है कि नाउन इन अपोजिशन का मतलब क्या होता है। आप अगर ये समझ लेते हैं तो आगे समझना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। नाउन इन अपोजिशन का मतलब क्या होता है, जब आपके पास दो नाउन हो, ठीक है, दो नाउन आए, जो बाद वाला नाउन होगा वो पहले वाले नाउन की व्याख्या करने के लिए आएगा, तो जो बाद वाला नाउन होता है जो व्याख्या कर रहा होगा वो क्या कहलाता है, नाउन इन अपोजिशन। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, इनकरेक्ट सेंटेंस क्या है, आई हैव वॉच्ड रामानुजन्स द मैथमेटिशियन बायोपिक। तो यहाँ पे रामानुजन और इसके साथ क्या है, द मैथमेटिशियन, दो नाउन आपके साथ आए हुए हैं। तो रामानुजन क्या है, ये भी आपका नाउन है, मैथमेटिशियन भी आपका क्या है, नाउन है। तो मैथमेटिशियन जो है वो रामानुजन के बारे में व्याख्या कर रहा है कि रामानुजन कौन है, मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़े ग्रेट मैथमेटिशियन थे, तो उनके बारे में ये बता रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, नाउन इन अपोजिशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो कह रहे हैं कि जब भी ऐसा होता है कि जब दो नाउन अपोजिशन में हो, तो जो पॉजेसिव साइन होता है वो बाद वाले नाउन के साथ पुट किया जाता है, ना कि पहले वाले के साथ। जैसा कि यहाँ पे हुआ है, आई हैव वॉच रामानुजन्स, एपोस्ट्रोफी एस जो है वो पहले वाले नाउन के साथ यूज हुआ है, जो कि गलत यूज है। सही यूज क्या होगा, आई हैव वॉच रामानुजन द मैथमेटिशियंस बायोपिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो यूज़ किया गया है एपोस्ट्रोफी एस का, ये आपका क्या होगा, सही होगा। जो बाद वाला नाउन आएगा उसी के साथ आपको एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करना है। आई होप आपको ये तीसरा नियम भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि जब भी दो या दो से अधिक नाउन एक ही मतलब सो ज्वाइंट पोजीशन, जब एक ही पोजीशन को
दर्शाएं कि जब एक ही चीज़ की ओर इंगित करें, एक ही चीज़ की ओर इशारा करें या एक ही अधिकार क्षेत्र को प्रकट करें, दो या दो से अधिक नाउन, तो जो पॉजेसिव साइन होता है वो हमेशा बाद वाले के साथ ही यूज किया जाएगा, जो भी बाद में नाउन होगा उसके साथ ही यूज किया जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या है, जॉइंट पोजीशन, मतलब एक साथ पोजीशन, या अगर किसी वस्तु पे किसी दो लोगों का एक साथ अधिकार हो रहा है, अगर इस चीज़ को दिखाना होगा तो जो एपोस्ट्रोफी एस का साइन आएगा वो हमेशा बाद वाले के साथ ही आता है। एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा हुआ है, राम एंड श्याम आर ब्रदर एंड राम्स एंड श्याम्स फादर इज़ फार्मर। अब यहाँ पे देखिए बात हो रही है, राम और श्याम क्या हैं, ब्रदर हैं, तो राम और श्याम के जो पिता हैं वो क्या हैं, फार्मर हैं। तो यहाँ पे राम के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है और श्याम के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है, जो कि गलत है। अगर ऐसा प्रयोग होगा तो ये दर्शाएगा राम और श्याम के पिता कौन है, अलग है। लेकिन अगर राम और श्याम भाई हैं तो उनके दो पिता नहीं हो सकते हैं अगर दोनों भाई हैं तो। यहाँ पे करेक्ट यूज़ देखिए क्या होगा, राम एंड श्याम आर ब्रदर एंड राम एंड श्याम्स, ये आपका सही यूज़ होगा जब ये दो नाउन क्या है, राम और श्याम, एक ही चीज़ को इंगित कर रहे हैं, मतलब उनका पिता तो एक ही होगा, एक ही पोजीशन है इसकी, तो क्या होगा, जो एपोस्ट्रोफी एस होगा जो वो बाद वाले के साथ यूज होगा, ना तो दोनों के साथ यूज होगा ना तो पहले के साथ यूज होगा। जो बाद वाला नाउन होगा उसके साथ ही यूज होगा, वही पूरे अर्थ को कंप्लीट करता है कि राम और श्याम के पिता क्या हैं, फार्मर हैं, ना कि राम के पिता और श्याम के पिता। ये अलग अलग दर्शाएगा कि दोनों के पिता क्या हैं, अलग अलग हैं। तो कभी भी अगर आप ऐसा यूज करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि अगर पोजीशन एक ही होगा, जॉइंट पोजीशन को दर्शाना होगा, और आप दो एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं तो वो अलग अलग दोनों चीज़ों के अधिकार क्षेत्र को दिखाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए पांचवा देखते हैं, ये भी चौथे का एक्सटेंडेड फॉर्म है। कह रहे हैं कि व्हेन टू और मोर नाउन शो सेपरेट पोजीशन द पॉजेसिव साइन इज पुट टू ईच नाउन्स, कि जब दो या दो से अधिक नाउन आते हैं और उन दोनों या दो से अधिक नाउन अपना अलग अलग अधिकार क्षेत्र या अपने अलग अलग अधिकार को प्रकट करते हैं तो सब के साथ अलग अलग एपोस्ट्रोफी एस आता है। ऐसा नहीं होगा जैसे हमने पहले देखा था क्या, कि आखिरी वाले के साथ ही केवल एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनकरेक्ट वन, राम एंड श्याम सन। अब इसका मतलब क्या होगा पढ़ के, कि राम और श्याम के पुत्र। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो राम और श्याम ऐसा कैसे हो सकता है, किसी भी संतान के दो पिता तो हो नहीं सकते हैं, ऐसा हमने पहले ही देखा है। तो ये क्या है, इनकरेक्ट यूज है। यहाँ पे करेक्ट यूज क्या होगा, राम्स एंड श्याम्स सन। अब ये अलग अलग दिखाएगा कि राम के सन अलग हैं और श्याम के सन अलग हैं, ये अलग अलग अधिकार क्षेत्र को दिखाएगा। तो जब भी इस तरह की बात होगी कि जहाँ पे अधिकार क्षेत्र या अधिकार को कि आपका जिसके ऊपर पोजीशन है, इसको पोजीशन को आपको अलग अलग दिखाना है तो आपको हर एक के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करना होगा। अगर आपने दो के साथ अगर एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं किया और केवल लास्ट वाले के साथ ही किया तो आप क्या कर देंगे, बहुत बड़ी मिस्टेक कर सकते हैं ऐसे केसेस में। तो ध्यान से पढ़िएगा सेंटेंसेस क्या हैं, उसके बाद ही आप एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड विथ नाउन्स डिनोटिंग टाइम स्पेस और वेट, कि एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम करते हैं किसके साथ और कर सकते हैं, कि जब भी टाइम स्पेस या वेट बताने वाले नाउन्स की बात होती है तो उनके साथ भी हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा, क्या लिखा है, अ वीक्स लीव, तो वीक के साथ क्या लगा हुआ है, एपोस्ट्रोफी एस, मतलब एक हफ्ते की छुट्टी। तो यहाँ पे समय के बारे में बताया जा रहा है तो हम यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। अ टन्स वेट, अ टन्स वेट मतलब ये भार के बारे में बताया जा रहा है, तो जब भी ऐसा कुछ हो जो वजन से संबंधित होता है यूनिट के रूप में तो हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं, सही प्रयोग है। आ स्टोन्स थ्रो, ये भी आपका एक फ्रेज़ है, स्टोन्स थ्रो मतलब बहुत कम दूरी के बारे में जब चर्चा करनी होती है तो ऐसा कहा जाता है। तो ये क्या है, आपका दूरी का मात्रक है या स्पेस कह लीजिए उसका मात्रक है। तो इस तरह से यहाँ पर भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग क्या है, एकदम सही तरीके से हुआ है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि कहीं भी अगर टाइम स्पेस या वेट की चर्चा होती है तो आप एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज़ यूज्ड विद द लास्ट वर्ड ऑफ कंपाउंड नाउन, कि जो भी कंपाउंड नाउन होते हैं उनके लास्ट का जो वर्ड होता है उसी के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ ऑर्डर, तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये क्या है, आपका पूरा कंपाउंड नाउन है, तो इसके आखिरी वाले सेंटेंस के साथ ही आखिरी वाले वर्ड के साथ ही हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ क्या लिखा, माई फादर इन लॉज हाउस। अब यहाँ पे अगर
एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग यहाँ पे होता तो ये क्या होता है, एकदम गलत होता। अगर ये पूरा कंपाउंड नाउन है, फादर इन लॉ पूरा कंपाउंड नाउन है, तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हमेशा लास्ट वाले वर्ड के साथ ही प्रयोग होगा, तभी उसका सही अर्थ निकल के आता है, वरना वो गलत प्रयोग होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इनके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, जैसे एनीबडी, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीवन, नो वन, समवन, एवरीवन। ये सारे सेंटेंसेस हैं, इनके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। जैसे क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ एवरीबडीज विश टू बी सक्सेसफुल, कि सबकी इच्छा क्या होती है, सक्सेसफुल होने की। तो यहाँ पे एवरीबडीज का इस्तेमाल किया गया है, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग है सब की इच्छा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एवरीबडीज एस यहाँ पे जो आया, अगर आपको नहीं पता है तो कुछ लोग सोचेंगे कि ये गलत प्रयोग है, जबकि ये क्या है, एकदम सही प्रयोग है। तो ये सारे शब्द अगर आते हैं इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है तो वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ यूज्ड विथ ईच अदर और वन अनदर। तो कहीं भी अगर इस तरह के सेंटेंस लिखे आते हैं ईच अदर या वन अनदर, तो भी आपका एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। जैसे क्या लिखा है, दे लाइक ईच अदर्स कंपनी, कि उन्हें आपस में एक दूसरे की कंपनी पसंद है, ठीक है, एक दूसरे के साथ रहना उनको पसंद है। तो ईच अदर्स के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग क्या है, एकदम सही है। तो ये क्या थे, आपके रूल्स थे जो आपको समझने थे। ये 9 रूल्स मैंने आपके लिए लेके आए थे। अब ये आपको कैसे याद रहेगा, 1 से 2 बार इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको ये सारे के सारे रूल्स भी याद हो जाएंगे, ताकि जब एग्ज़ाम में आप जाएं तो आपसे मिस्टेक ना हो। अब आगे चलिए हम देख लेते हैं कुछ 10 क्वेश्चंस को, देखते हैं कि वहाँ पे मिस्टेक कैसी है और क्या है, कैसे आप फाइंड करेंगे। देखिए पहला सेंटेंस क्या है, द लाइफ ऑफ द रिच इज़ नॉट मैनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ द पुअर्स। अब यहाँ पे आपको जो यूजेस हैं वो पॉजेसिव केस से रिलेटेड ही हैं, तो एरर भी केवल वही आएंगी। तो यहाँ पे देखिए एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है कहाँ पे, पुअर्स के साथ में। तो या तो ये सही यूज़ होगा या तो ये गलत यूज़ होगा, सबसे पहले आपको ये देखना है। तो अगर पूरा सेंटेंस पढ़िए, द लाइफ ऑफ द रिच इज़ नॉट इन मैनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ द पुअर्स। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दैट ऑफ द पुअर्स, अगर यहाँ पे दैट ऑफ द लगा हुआ है आगे, तो यहाँ पे पुअर्स के आगे एपोस्ट्रोफी एस लगाने का कोई भी नीड नहीं है। ये क्या है, आपका गलत प्रयोग है। क्यों गलत प्रयोग है, क्योंकि यहाँ पे ऑफ तो पहले ही आ गया है और ये पूरा सेंटेंस क्या बताएगा, एज दैट ऑफ द लाइफ ऑफ पुअर। तो यहाँ पे आगे एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो ये आपका डबल ऑफ का काम करेगा, जो कि गलत प्रयोग है। तो अगर आपको गलती देखनी होगी तो कहाँ पे होगी, डी वाले सेंटेंस में होगी, चौथे वाले सेंटेंस में होगी, और यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। सेकंड सेंटेंस देखिए, द ऑफिसर सेड दैट ही अप्रिशिएटेड हिज स्टाफ्स कमिंग ऑन टाइम एंड कोऑपरेटिंग हिम। तो इस सेंटेंस में बताइए एरर कहाँ पे होगी। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, कमिंग का, ठीक है। कमिंग क्या है, कमिंग अगर अपने आप में देखेंगे तो ये क्या है, आपका जिरंड है, ठीक है। तो जिरंड के पहले हमेशा क्या आता है, पॉजेसिव केस आएगा। तो जिरंड क्या है, कमिंग। किसके कमिंग के बारे में बात की जा रही है, स्टाफ के। तो यहाँ पे एक केवल एपोस्ट्रोफी एस तो नहीं आएगा, केवल एक एपोस्ट्रोफ का साइन आएगा, बस एस का प्रयोग नहीं किया जाए, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में एस है। तो कहीं भी अगर लास्ट में एस होता है, ई एस होता है या डबल एस होता है, बहुत ज़्यादा हिसिंग साउंड होते हैं, तो वहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी का केवल साइन का प्रयोग करते हैं, एस का प्रयोग करना हम अवॉइड करते हैं, वरना बहुत ज़्यादा वो हिसिंग साउंड देता है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल एपोस्ट्रोफ का साइन आएगा और कोई साइन यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, ना तो एस का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे गलती क्या थी कि जब भी आपका जिरंड का प्रयोग हो, कमिंग का, जैसे मैं कहूँ आपके बारे में कि योर सिंगिंग इज़ वेरी गुड, तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, योर सिंगिंग। सिंगिंग क्या है, आपका एक जिरंड है, इसके पहले क्या आया, योर। योर क्या बताएगा, आपकी पोजीशन आपके लिए दिखाएगा वो। तो कमिंग के बारे में बात की जा रही है, तो ये भी आपका क्या है, जिरंड है। तो इससे पहले क्या होना चाहिए था, पॉजेसिव केस होना चाहिए था। तो यहाँ पे गलती थी, केवल स्टाफ लिखा हुआ था, यहाँ पे एक साइन ऐड होना था। नेक्स्ट बात करते हैं, द टीचर सेड टू अस दैट वन ought to work hard in order to attain one goal। अब ये तो बहुत ही ईजी है। यहाँ पे अगर एरर आप देखेंगे कि टीचर ने क्या कहा कि वन ought to work hard, हमें मेहनत करने की ज़रूरत होगी, in order to attain one goal। वन गोल नहीं होता है, क्या होता है, वंस गोल होता है। एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग यहाँ पे होगा, जो कि क्या था, मिसिंग था, अपना गोल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है,
पोजीशन को दिखाया जा रहा है कि किसका गोल, खुद के गोल, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए आपको हार्डवर्क करने की ज़रूरत होती है। तो अपना गोल जब भी दिखाना होगा, पोजीशन दिखाना होगा, तो यहाँ पे वन का काम नहीं चलेगा, एपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा, तभी वो पोजीशन को दिखाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चौथा सेंटेंस देखिए, आई स्टॉप्ड हिज गोइंग आउट लेट एट नाइट बिकॉज द सिचुएशन इन द टाउन वॉज वेरी टेंस। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पोजीशन का प्रयोग कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हिज का प्रयोग हुआ है, जो कि एक क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो ये प्रोनाउन आपका दिखा रहा है स्टॉप हिज गोइंग आउट लेट एट नाइट। अब देखिए यहाँ पे तो मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई एरर है, तो इसमें कौन सा होगा सही, नो एरर वाला केस सही होगा। इसमें और कोई भी एरर नहीं है, कहीं भी पोजीशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही। पांचवा देखिए क्या है, अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ केम टू मी येस्टरडे एंड आस्क्ड मी फॉर सम मनी। और आखिरी में क्या है, नो एरर। अब देखिए ये वाला जो सेंटेंस मैंने लिया है ये भी आपका एक तरह का रूल होता है, यही बताने के लिए मैंने लिया है। तो कहीं भी सेंटेंस में अगर इस तरह का स्ट्रक्चर फॉलो होता है, कैसा, ए जैसे यहाँ पे आया है, उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद आए नाउन आए कोई भी, जैसे यहाँ पे क्या है फ्रेंड, उसके बाद क्या है ऑफ आए, उसके बाद फिर से क्या है नाउन आए, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या आया है, ए फ्रेंड नाउन है, फिर क्या है ऑफ आया है, उसके बाद क्या है माई वाइफ, ये भी नाउन आया है। तो जब भी इस तरह का कुछ आता है स्ट्रक्चर, आप ध्यान रखिएगा, तो हमेशा जो आखिरी वाला नाउन होता है उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है, जो कि क्या बताएगा, अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ। अब ये यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग जब करेंगे तो ये बताएगा कि मेरी वाइफ का एक फ्रेंड, मतलब आपकी वाइफ के कई फ्रेंड होंगे, उनमें से कोई एक आपके पास आया। तो कभी भी ये स्ट्रक्चर आपका फॉलो होता है, ए प्लस क्या नाउन आए, उसके बाद क्या है ऑफ आए, उसके बाद फिर से कोई नाउन आता है, तो इसके आखिरी में आपको एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। सेंस को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। India and China's present condition clearly indicate that both the countries will face a lot of problem in the coming time। अब यहाँ पे देखिए अगर कहीं पे एरर होगी तो यहीं पे होगी, इस वाली लाइन में ही होगी, अगर होगी तो, क्योंकि यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है। इंडिया एंड चाइनाज प्रेजेंट कंडीशन। अब बताइए इंडिया और चाइना क्या एक ही भूभाग को पजेस करते हैं, या फिर इंडिया का जो फील्ड एरिया है वो अलग है और चाइना का अलग है? आप खुद से ही सोचिए। तो आप खुद से ही जान गए होंगे कि इंडिया और चाइना दोनों अलग अलग कंट्रीज़ हैं, दोनों अलग अलग एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे यूज़ क्या हुआ है, सेपरेशन का यूज़ हुआ है, सेपरेट हैं दोनों। कंडीशंस क्या हैं, सेपरेट। इंडिया अलग कंट्री है, चाइना अलग कंट्री है। उनकी कंडीशंस क्या हैं कि वो बता रही हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करेंगी कमिंग टाइम में। वो सारी चीज़ें छोड़िए, अगर यहाँ पे आप केवल इंडिया और चाइना को देखेंगे तो दोनों क्या हैं, सेपरेट कंट्री हैं, सेपरेट पोजीशन को दर्शाती हैं। तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग जो केवल आखिरी वाले के साथ हुआ है, ये क्या बताएगा कि इंडिया और चाइना की जो पोजीशन है या एरिया है या फील्ड है वो एक ही है, जबकि ऐसा है नहीं। तो यहाँ पे भी एक क्या होगा, एस होगा। अब ये सही चीज़ बताएगा क्या कि इंडियाज़ कंडीशन एंड चाइनाज़ प्रेजेंट कंडीशन, ये दोनों अलग अलग देशों के बारे में अब बात हो रही है। अब ये सही सेंस निकल के आता है। तो यहाँ पे आपका क्या होना था, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होना था। इसी तरह आपको भी पहचानना है। चलिए सातवां देखते हैं क्या है। ही सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड गो टू नर्सरी टू ब्रिंग सम ब्यूटीफुल समर्स फ्लावर। अब यहाँ पे अगर कहीं गलती होनी होगी तो यहीं पे होगी, या तो ये सेंटेंस सही होगा इसको लगा के एपोस्ट्रोफी एस, या तो इसी की वजह से ये सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। तो चलिए समझ लेते हैं। तो यहाँ पे बात क्या हुई है, समर्स फ्लावर की। तो कभी भी आपका जो भी सीज़न होते हैं, विंटर, समर या रेनी सीजन, उनके साथ कभी भी आपका एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है जब तक कि उनका पर्सोनिफिकेशन ना किया गया हो। अगर उनका पर्सोनिफिकेशन किया गया है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उनका पर्सोनिफिकेशन नहीं किया गया है तब क्या है, गड़बड़ी है। और यहाँ पे जो समर्स फ्लावर की बात की जा रही है, तो जब भी इस तरह की बात होगी तो जो भी आपके सीजन्स होते हैं वो आपके नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरह से यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे समर्स फ्लावर की बात हो रही है तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग क्या होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप समझ गए हैं। सीजन के साथ कभी भी हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं, और करेंगे तब जब उसका पर्सोनिफिकेशन किया गया हो। जैसे हम कहते हैं कि ठंडी आ गई, बरसात आ गई, तो सीजन्स आते जाते नहीं आते, कौन है, लिविंग थिंग्स ही आते जाते हैं। तो अगर इस तरह से
प्रयोग होता है कि समर हैज़ केम, तो यहाँ पे अगर समर का प्रयोग किया जाएगा, सब पर्सोनिफिकेशन किया गया है, तो यहाँ पे हम इसके साथ एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। समर्स अराइवल, ठीक है, या विंटर्स डिपार्चर, इस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं एपिस्ट्रॉफी एस का, लेकिन यहाँ पे नहीं। 8वां देखते हैं, ही चीफली कंसर्न्ड विथ हिज ओन प्रॉब्लम्स बट यू से दैट हिज इज़ नॉट। तो यहाँ पे देखिए आखिरी में पहुँच के ही हमको कुछ पता चल रहा है, ही चीफली कंसर्न्ड विथ हिज ओन प्रॉब्लम बट यू से दैट हिज इज़ नॉट। तो यहाँ पे हिज नहीं होगा, यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, यहाँ पे पोजीशन दिखाया है हिज इज़ नॉट, तो प्रॉब्लम तो यहाँ पे है, इसके साथ ही पता चल गया हिज ओन प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, यहाँ पे प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा, पोजीशन दिखाने का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे सिंपल आपका क्या होगा, ही का प्रयोग होगा, दैट ही इज़ नॉट, ये आपका सही प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इज़ लिमिटलेस बट इट इज़ द पीएम हु इज़ इंडीड पावरफुल। तो यहाँ पे देखिए पूरा फ्रेज़ है क्या, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बाद क्या होना चाहिए, एक एपिस्ट्रॉफी एस, तभी बताएगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर क्या है, लिमिटलेस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो का की के का प्रयोग होता है उसके लिए यहाँ पे एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे, वो भी कहाँ पे, यहाँ पे नहीं, द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, वो गलत होगा, हमेशा आखिरी वाले वर्ड के साथ ही हम एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या थी गलती। नेक्स्ट देखते हैं, These buildings decoration is not as much impressive as it ought to be। तो यहाँ पे देखेंगे तो बिल्डिंग्स की बात हो रही है, तो बिल्डिंग्स आपका नॉन लिविंग थिंग्स है और इसका कोई पर्सोनिफिकेशन नहीं किया गया है, तो यहाँ पे एपिस्ट्रॉफी एस का जो प्रयोग हुआ है वो क्या है, पूरी तरीके से गलत है। तो अगर इसे पूरा यूज़ करना होगा तो क्या कहेंगे हम, द डेकोरेशन ऑफ दीज बिल्डिंग, द डेकोरेशन ऑफ दीज बिल्डिंग, ये आपका सही प्रयोग हुआ, द दीज बिल्डिंग्स डेकोरेशन ये आपका गलत यूज़ होगा, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग्स है इसलिए यहाँ पे एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा, कैसे हमको करना है प्रयोग, कहाँ पे करना है और कैसे गलती हम पहचान सकते हैं ईजिली। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप बताइएगा, आपको पसंद आया कि नहीं आया। इंग्लिश ग्रामर का ये वीडियो अगर पसंद आया तो मैं इसी तरह के कुछ और वीडियोज़ आपके लिए लाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब आज ही करें, जिससे इसी तरह की जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं वो आपको रोज़ की रोज़ मिलती रहेंगी और आपकी जो नॉलेज है वो हर एक क्षेत्र में धीरे धीरे करके इसी तरह इम्प्रूव होती रहेगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे एंड बाय।